आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान के सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात जीएसटी की रैशनलाइजेशन की। जीएसटी के रैशनलाइजेशन यानी टैक्स सिस्टम को आसान और सस्ता बनाने की एक नई कोशिश है। जी हाँ, जीएसटी अपने आप में कोशिश है मुल्क के टैक्स सिस्टम को एक नई शक्ल देने की। बताया जा रहा है कि उसी जीएसटी को एक बार फिर से आसान और यूज़र फ्रेंडली बनाने की कामयाब कोशिश की गई और इसके लिए स्लैब को कम किया गया, टैक्सेशन को और भी आसान बनाया गया है, टैक्स पेयर को ज़्यादा राहत देने की कोशिश की गई है। तो हमारे लिए जो समझने वाली बात है वो ये है कि 22 सितंबर 2025 से इफेक्टिव इस नए जीएसटी रिफॉर्म ने आम लोगों और कारोबारियों को कितनी बड़ी राहत दी है और इस रिफॉर्म का हमारे मुल्क का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर क्या असर पड़ने वाला है। इन सभी सवालों के हम जवाब लेंगे और समझेंगे जीएसटी को। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। चार्टेड अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट विमल जैन हमारे साथ हैं, सर वेलकम टू द स्टूडियो। और वेल्थ मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। तो पहला सवाल मैं विमल जैन जी आपसे जानना चाहती हूँ। 1 जुलाई 2017 जब हमने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी को और उसी समय ये कहा गया कि देयर विल बी चेंजेस और वो जो चेंजेस हैं वो बेटरमेंट के लिए होंगे, लेकिन अभी जो नए सिरे से सितंबर जो मंथ में जो इफ़ेक्टिव तरीके से जिनको लागू किया गया है, जो जिन चेंजेस के साथ जीएसटी को लागू किया गया है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ और ये जो हमारे मुल्क की आबादी है उनकी राहें और ज़्यादा आसान कैसे कर रहा है? देखिए, अगर आप समझने की कोशिश करें, जीएसटी हमारे देश का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था। जुलाई 1, 2017 से इंट्रोड्यूस किया गया और आपने देखा होगा इन 9 सालों में जब से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो हमारी जीएसटी काउंसिल है वो डिसीजन ले रही है कि जीएसटी को और आसान बनाया जाए। उसमें पहला पॉइंट था रेट का। आप देखिए, पहले हमारे पास जो जीएसटी के रेट होते थे 5%, 12%, 18%, 28% एंड कॉम्पेंसेशन सेस। सो रेट रैशनलाइजेशन की बात बहुत होती थी कि रेट को कैसे रैशनलाइज किया जाए। तो पहली बार आपने देखा कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 2.0 अनाउंस हुआ, उसमें रेट को रैशनलाइज किया गया। रैशनलाइज करके क्या किया गया, अब आपके लिए 2 स्टैंडर्ड रेट रख दिए गए, 5% की कैटेगरी और 18% कैटेगरी। तो जो 12% की जो कैटेगरी थी उसमें से 99% जितने प्रोडक्ट थे वो मोस्टली आपके 5% स्लैब में चले गए। राइट। अब जो 28% का स्लैब था उसको ने हटा दिया और उसके लिए एक स्पेशल रेट 40% का सेट कर दिया जो सिन गुड और लग्जरी गुड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन आपको लगेगा कि 28% से 40% ये तो ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया ना, ऐसा नहीं है। देखिए, 28% के ऊपर कॉम्पेंसेशन सेस भी लगता था, अब इन्हें कॉम्पेंसेशन सेस को हटा दिया और 40% का स्लैब कर दिया। तो कई बार आप देखेंगे लग्जरी कार की प्राइसिंग, स्मॉल कार का जो जीएसटी का स्लैब था 28 से 18 कर दिया गया, पर लग्जरी कार जो 48%, 50% यानी 28% और कॉम्पेंसेशन सेस लगता था वो 40% लगेगी और कॉम्पेंसेशन सेस को हटा दिया गया। ये तो रेट का सबसे बड़ा रैशनलाइजेशन आपने देखा। लेकिन दूसरा जो प्रश्न आपका था कि इससे आम जो आदमी है, जो कंज्यूमर है, उसको फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, 12% और 18% में जो स्लैब था 18 आज कायम है। 12% के स्लैब में 99% जो प्रोडक्ट थे वो आपके 5% स्लैब या नील रेटेड हो गए। तो आम कंज्यूमर के लिए मैं एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूं जो सबको समझ में आएगा। देखिए, 1 फरवरी 2025 को हमारी वित्त मंत्री जी ने पहले इनकम टैक्स में हम सबको रियायत दी थी। 1 लाख रुपए प्रति माह, मान लीजिए 12 लाख रुपए तक आपका कोई इनकम टैक्स नहीं लगता जी। उसके बाद जीएसटी का फायदा देखिए, मान लीजिए जिसकी 1 लाख रुपए की इनकम है, सैलरी है और वो 50,000 रुपए का अपने दिन रोजमर्रा की चीजें खरीदता है। पहले उस पर जीएसटी परसेंट 12% था 50,000 रुपए के ऊपर,
अब वो 5% हो गया, यानी बहुत से प्रोडक्ट है जो नील भी हो गए, लेकिन मैं 5% मान लेता हूं, तो आपको 7% का फायदा हो गया। 50,000 पे 7% का अगर आप फायदा देखेंगे तो 3,500 रुपए का स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फायदा हो गया। ये कंज्यूमर के हाथ में, यानी कंज्यूमर के हाथ में आपने इतनी इनकम दे दी है कि अब वो बाजार जाए और खर्च करे। कंजम्पशन हमारा बढ़ेगा, जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्वाइट ऑब्वियस है कि हमारा जो जीडीपी है, जिसमें हम सप्लाई चेन को देखते हैं, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो हमारे जीडीपी का जो ग्रोथ है जिसको हम देखना चाहते हैं, आपने देखा होगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जितने भी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, उनने भी इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ आने वाले सालों में बढ़ा दिया है। यानी कई कह रहे हैं कि 6.5% से हम 7% पे पहुंच जाएंगे। तो ये जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन हुआ है, ये हमारे जीडीपी में ग्रोथ लेके आएगा। ओके, विच इज ग्रेट। लेकिन मैं जो सिद्धार्थ जी आपसे जानना चाहती हूँ, अब क्योंकि स्लैब्स में स्लैश डाउन हुआ और सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि 12% वाला जो स्लैब था वो तो ऑलमोस्ट उसमें से 99% जो है उसमें से नील हो चुका है। लेकिन अब इससे कंजम्पशन, उसके स्टिमुलेशन और इन सब चीज़ों के बढ़ने से एक ओवरऑल जो इम्पैक्ट है उसका जिक्र किया सर ने कि हमारे ग्रोथ पर पड़ेगा। तो हाउ इट इज़ कनेक्टेड, क्योंकि ग्रोथ हम कई तरीके से देखते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली कंज्यूमर्स, इट इज़ अबाउट इंडस्ट्री ऑल्सो। जो प्रोडक्शन में लोग हैं उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। सो ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से बना रहना चाहिए ताकि जिस जीडीपी के लिए, जिस बेटर इकोनॉमी के लिए हम ग्रोथ चाहते हैं, वो सब भी होता रहे और हमारा जो एंड यूज़र, जो कंज्यूमर है, उसके जेब में पैसा भी रहे। मुझे लगता है जो एक आइडिया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इनकम टैक्स को रैशनलाइज करके एंड देन जीएसटी टैक्स कट को रैशनलाइज करके जो उन्होंने एक फाइनल फिगर्स या फाइनल कॉर्पस जो एक नॉर्मल लेमैन के हाथ में जो दिया है, उनका मेन पर्पस था वो इंक्रीज करे। क्योंकि अगर मैं FY 24-25 की बात करूं तो कंजम्पशन एज एन इंडेक्स जो हम मार्केट्स के को कैलिब्रेट करते हैं जिसके हिसाब से, उसने -2% का रिटर्न दिया था। और आज हम सब लोगों को पता है कि इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, जो अपना पैसा जो अपने FDI के माध्यम से या FIIs के माध्यम से इंडियन टेरिटरीज में पैसा लगाते हैं। नाउ द पॉइंट इज, क्योंकि FY 24-25 में जब कंजम्पशन कम हुआ तब इस इकोनॉमी को एक जोल्ट पड़ा था, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे वर्ल्ड के, बट अनफॉर्चुनेटली एक डोमेस्टिकली ड्रिवन इकोनॉमी, अगर आज देखा जाए इंडिया की स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स ओन टेरिटरीज, ना कि एक्सपोर्ट्स के जो चाइना और US जिस पे एक धावा बोलता है। इन दैट केस जब फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स में सबसे पहले इंटरिम बजट में एक एग्जेम्पशन दिया था, उससे ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट था कि एक नॉर्मल लेमैन को 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स ना पे करके अब उसके पास एक जो डिस्पोजेबल इनकम थी वो ज्यादा रही, जिसके कारण उसके पास एक खर्च करने की एक क्षमता या कैपेबिलिटीज थी वो भी ज्यादा थी। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जब कंजम्पशन ज्यादा होगा तब सर्कुलेशन ऑफ द मनी ज्यादा होगी, जब सर्कुलेशन ऑफ मनी ज्यादा होगा तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जीडीपी और उसकी इकोनॉमी पे पड़ेगा। नाउ व्हेन आई कम टू जीएसटी एज अ फिगर, क्योंकि जीएसटी अपने में एक इनडायरेक्ट टैक्स है, उसने इतने सारे 15 से 18 टैक्सेस को उसने अपने अंदर कल्मिनेट किया है, एक रैशनलाइज स्ट्रक्चर है जिसने पूरा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन किया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हो, सर्विसेज हो या एंड कंज्यूमर हो, उससे उसको बहुत बेनिफिट हुआ है। और आज हम अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ तक का एक फिगर्स को हिट कर रहे हैं,
तो उससे ये बहुत क्लियर कट था फाइनेंस मिनिस्टर को कि अगर हम जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर को अगर रैशनलाइज करेंगे, जो एक ट्विन जीएसटी या नेक्स्ट जेन जीएसटी के नाम से जाना गया, तो उससे भी एक कंजम्पशन को एक स्पर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर ने कहा, मैं एक जैसे बहुत सारे रेट्स है या बहुत सारे आइटम्स है जिसपे ऑलमोस्ट जीरो जीएसटी हो गए, जैसे असेंशियल मेडिकल मेडिसिन या ब्रेड्स, या फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट एंड टूथब्रश जिसपे सिर्फ 5% का जीएसटी है, जो एक रोजमर्रा की आपकी जरूरत का एक प्रोडक्ट है। अगर उस पे जीएसटी कम हुआ तो इन्वेस्टर के पास ज्यादा पैसा बचा, क्योंकि उसने कम टैक्स पे किया। जब ज्यादा पैसा बचेगा तो जो सेम लॉजिक जो इनकम टैक्स में था, वही लॉजिक हम जीएसटी में अप्लाई करेंगे, और उसके पास कंजम्पशन के लिए ज्यादा पैसा होगा, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ेगा, और उससे जीडीपी एंड इकोनॉमी को बहुत बेहतरीन तरीके से इंपैक्ट आएगा। अगर मैं इस जीएसटी को फ्रॉम डिफरेंट सेक्टोरल एंगल्स देखूं, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम MSME's point of view, या from corporates point of view, या from a normal layman point of view, तो और for example from agricultural point of view, from education point of view, तो ये actually एक economy में consumption drive कर रहा है। For example, जैसे आपने मुझसे पूछा, MSMEs की ही बात कर लेते हैं। जैसे जैसे टैक्स रैशनलाइज हुआ, वैसे वैसे computations easy हुआ। एक नॉर्मल लेमैन को वो कंप्यूटेशन समझ में आने लग गई, चांसेस ऑफ एरर कम हुआ, कंप्लायंसेस ज्यादा बढ़े, ई इनवॉइसिंग इजी हो गया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसके लिए एक जीएसटी को अप्लाई करना बहुत इजी हुआ, जिसके कारण उसके जो कंप्लायंसेस हैं वो प्रॉपर तरीके से हुआ, और उसका जो बिजनेस है, क्योंकि ऑब्वियसली एमएसएमई है तो उसका एक बेयर मिनिमल लिमिट है जिसके अंदर वो एक बिजनेस कर रहा है, वो एक प्रॉपर तरीके से हुआ। वाइल एट द सेम लेवल मैं बताना चाहूंगा कॉर्पोरेट्स के लिए तो ये बहुत बड़ा फायदेमंद स्टेप रहा। अगर आप एक ये जो रिजल्ट सीजन के ये जो इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो एक डायरेक्ट कोरिलेशन है इस बात का कि जीएसटी ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो इसी का एक एक्सटेंशन में बिमल जैन जी आपसे से जानना चाहती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले सकती है, इस तरीके के जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के सामने जो ज़्यादा, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारे इस मुल्क के जो लोग हैं, उनको एक तरह से हम ये मानकर चलते हैं कि डेमोक्रेसी में उनका ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्योंकि हम ग्रोथ के हिसाब से देखें तो कुछ चीज़ें शायद इंडस्ट्री ड्रिवन भी होनी चाहिए और एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो वैसे में जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, ख़ासतौर से जीएसटी जो ये जेन नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं वो, और इंडस्ट्री इसको जिस तरीके से वेलकम कर रही है, और उसमें भी क्या हम सेक्टर वाइज और अच्छे तरीके से समझ और अपने व्यूअर्स को समझा सकते हैं? इंडीड यस, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम आम आदमी को देखें और इंडस्ट्री को देखें और कॉम्बिनेशन को अराइवेट करने की कोशिश करें, तो पहले मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर लेता हूं आपके सामने जी। एलईडी टीवी होते हैं 32 इंचेस के ऊपर, उस पर 28% का जीएसटी रेट था, जो अब हो गया 18%। यानी आपने देखा होगा नवरात्रि से 22 सितंबर 2025 से ये नए रेट लागू किए गए, और जो ग्रोथ देखी गई एलईडी टीवी बिके, एयर कंडीशन आज आम आदमी की नीड है। एयर कंडीशन पे भी जीएसटी की रेट 28% से 18% कर दिए गए। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ? स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% का जीएसटी का रेट रिडक्शन। पहले आप जो खरीदना चाहते थे उस पे 28% का जीएसटी था, तो आपको लगता था प्राइसिंग बहुत हायर है, अब आपके लिए अफोर्डेबल कर दिया गया। अब इंडस्ट्री को क्या फायदा हुआ? जैसे ही अफोर्डेबल हो गया तो ये कंज्यूमर मार्केट में जाता है और सामान खरीदता है। जब सामान खरीदता है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री क्या करेगी? अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएगी, अपनी सप्लाई को बढ़ाएगी। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगी, सप्लाई बढ़ाएगी, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखिए आपका इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आता है, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, और जब सप्लाई बढ़ती है तो आपका जीडीपी में इंक्रीमेंटल इफेक्ट आता है। एक सेक्टर मैंने बताया, अब मैं एक आपको एग्रीकल्चर सेक्टर बताता हूं, जो जहां पे हमारे इतने किसान भाई लोग हैं, जहां ट्रैक्टर का यूज होता है, ट्रैक्टर के पार्ट्स का यूज होता है, सीड की जरूरत होती है। तो इस जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन में क्या किया गया कि ट्रैक्टर जो पहले 18% या पार्ट जहां पे 12% 18% की बात होती
होती थी, इनको 5% पे लेके आ गए। यानी एग्रीकल्चर के लिए जो सीड चाहिए, आपको जो बीज चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, सबके रेट 5% पे लाने का मतलब है जो हमारे किसान भाई हैं उनको उनने अफोर्डेबल कर दिया कि अब जाइए आप बीज खरीदिए या ट्रैक्टर खरीदिए, जीएसटी रेट को हमने कम कर दिया। अब इंडस्ट्री से लिंक कर लेते हैं इस चीज को। जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है उनके लिए भी तो फायदा हो गया ना। पहले ट्रैक्टर कम बिकते थे, अब ज्यादा बिके। अभी आपने देखा होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे वित्त मंत्री जी, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर और हमारे आईटी के मिनिस्टर तीनों ने मिलके 10 डेज 22 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2025 तक कितनी इंक्रीमेंटल इफेक्ट आया है उसको एनालाइज किया था। जहां तक हम मेडिकल की बात करते हैं, जहां पे हमारी रोज हमें दवा की जरूरत है, जहां पे हम चाहते हैं कि कंज्यूमर को दवा निल रेट पे मिले या 5% पे मिले, तो इस रेट रैशनलाइजेशन में इसका भी ख्याल रखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या ख्याल रखा गया कि आप देखिए आज के दिन आप दूध लेते हैं, आप मट्ठा लेते हैं, आप दही लेते हैं, आप बटर लेते हैं, आप दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, सबके रेट को जहां जहां उन्हें लगा कि इसके निल करने की जरूरत है, निल किया गया, और जहां जहां लगा कि 12 से हमें 5% करने की जरूरत है, 5% किया गया। तो आप कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में सोचना स्टार्ट कीजिए। गांव में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो ये चाहता है कि मेरी प्राइसिंग कम हो जाए, प्राइसिंग कम होने से जो मेरे घर के खर्चे उसको मैं संभाल पाऊंगा, इससे अच्छी नेक्स्ट जनरेशन 2.0। जब हम नेक्स्ट जनरेशन 2.0 कहते हैं तो हम इसको एक इस तरह का इफेक्ट देते हैं जहां पे हम जीएसटी के द्वारा पूरी अपनी जीडीपी के जो देखते हैं इंडिया की, उसको हम इंक्रीमेंटल इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर को भी फायदा, इंडस्ट्री को भी फायदा, जिसको हम विन विन सिचुएशन कहते हैं। जी जी, तो देखते हैं विन विन सिचुएशन में जो हमारी वेल्थ है वो कैसे विन विन सिचुएशन में है। सिद्धार्थ जी, मैं आप ही से जानना चाहूँगी, इट इज़ अबाउट इंडिविजुअल कि आपके पास जो पैसा है आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें, क्योंकि ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो इंडियंस की जो हैबिट्स हैं वो अलग तरह की होती हैं। जो सेविंग है वो एक तरीके से इनबिल्ट होती है, लेकिन जैसे ये जनरेशन नेक्स्ट 2.0 है, वैसे ही हमारी भी जो जेनजी है या बहुत हद तक मिलेनियल्स भी हैं, वो सेविंग के तरफ उस तरीके से नहीं है। लेकिन हम अगर ओवरऑल अपने आसपास देखते हैं तो लिक्विडिटी इस सब में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा स्टॉक मार्केट हम देख रहे हैं, उसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल हमारे सामने है। गोल्ड प्राइसेस हम देख रहे हैं, सिल्वर प्राइसेस हम देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ओवरऑल मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ कि दीज ऑल आर वेल्थ, अगर हम इसको समझना चाहें आपसे, या फिर वेल्थ को हम किसी और तरीके से समझें। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कैसे उसको इवेलुएट करें कि वेयर दे आर स्टैंडिंग, और जो उनके पास है उसको वो ठीक से यूटिलाइज करें, उसको वो इस्तेमाल ठीक से करें या सेव ठीक से करें। व्हाट विल यू से अबाउट इट? वेल, मुझे ऐसा लगता है किसी भी इकोनॉमी की सबसे जो इम्पोर्टेंट वेल्थ है वो उसका सोशल कैपिटल होता है। जो व्हेन आई से सोशल कैपिटल, आई मीन जो उसकी जो एक प्रेडिसेसर्स हैं या सक्सेसर्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, उनके क्या एटीट्यूड्स हैं, उनके क्या बिहेवियर हैं, उनका क्या कंजम्पशन पैटर्न है, वो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। जैसे आपने टिपिकल वर्ड्स जो यूज़ किए, जैसे मिलेनियल्स हो गया या जेंजीज हो गया, दे आर टिपिकली ए कंजम्पशन ओरिएंटेड मास। जब मैं जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं देखता हूँ अपने माता पिता को, तो उनकी एक सेविंग्स करने की आदत थी। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा, इंडियन बैंक्स की इस वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट सेविंग्स रेट रहा है, जो 32% तक रहा है। आज वो 15% या 11% तक गिर गया है। और उसके पीछे जो मेजर रीज़न ये है कि इंडिया एक कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी बनता जा रहा है, जहाँ बिहेवियरल एक टेक्टोनिक शिफ्ट आ रहा है, जहाँ लोग खर्च कर रहे हैं, जिसको आज की डेट में जो क्रेडिट कार्ड्स की जो कंपनी है वो उसको मोनेटाइज कर रही हैं, और उसके थ्रू एक मल्टीप्लायर इफेक्ट इस इकोनॉमी में आ रहा है।
तो जहाँ तक जेनजीज एंड मिलेनियल्स की बात है, क्योंकि वो एक कंजम्पशन ड्रिवन एक पॉपुलेशन है, तो बाय डिफॉल्ट है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, LCDs, LEDs, यू नो, कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है अगर आप देखें तो। इन दैट केस जब एज अ GST रिडक्शन हुआ है इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे, बाय डिफॉल्ट है कि वो उनके पास जो एक कंज्यूम करने की जो एक कैपेसिटी है वो बढ़ी, और जैसे ही वो कंज्यूम करने की जब कैपेसिटी बढ़ेगी उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स इकोनॉमी में आएंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो इकोनॉमी ग्रो करेगी। दैट इज वेरी श्योर अबाउट इट। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे लगता है जो एक कवर करने के लिए है, जो GST is actually, it's said that it is a one nation one tax, but I think it is more than that. Yes. It is even culminating the behaviors, the attitude, and that is where, you know, आज India as a country आज rise कर रही है। जो आपने स्टॉक मार्केट्स का जो एक विश्लेषण किया, मैं बताना चाहूँगा स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट इट इज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो स्टॉक मार्केट्स जो हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का स्टॉक उठाए या ऑल्टरनेट्स, डेरिवेटिव्स, वो बहुत अच्छा करेंगे। और किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए एक टैक्स स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इंडिया में जैसे हम इतनी देर से बात भी कर रहे हैं कि इस पे एक नॉर्मल कंजम्पशन पे बहुत फर्क पड़ेगा, कंपनीज पे बहुत फर्क पड़ेगा, बट देयर इज वन थिंग मोर जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालेगा, वो है FDIs एंड FIIs। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस इकोनॉमी के इम्प्रोवाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जब टैक्स कम देना पड़ेगा तो उनके मार्जिन्स इंक्रीज होंगे, जब मार्जिन्स इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो वो उस ज्यादा पैसे को अपने घर पे लेके जा सकते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट GST 2.0 इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल चेंज टू एन एक्सटेंट, जहां FIIs जिसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, DIIs जो जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स होते हैं, दोनों ही उनको बहुत फायदा होगा, जिसके थ्रू आप देखेंगे कि मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट्स पे इफेक्ट आएगा, इकोनॉमी रैशनलाइज होगी, इन्फ्लेशन कम होगा, एंड एट द सेम टाइम ये जो एक इकोनॉमी है जो आज 4th लार्जेस्ट GDP पर बैठी हुई है, विच वी आर ऑलमोस्ट हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड लार्जेस्ट GDP, that day is not very far away। जब because of GST आप देखेंगे, जब retrospective analysis होगी तो GST एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, GST 2.0 स्पेसिफिकली इस इकोनॉमी को रैंक 4 से रैंक 3 पे लाने के लिए। एंड आई एम श्योर जो अपने जेनजीज और मिलेनियल्स की बात करी, वो शायद रैंक 2 पे भी इस कंट्री को देख पाएंगे। आई एम श्योर क्योंकि 2047 का जो एक विजन है वो हम सबके सामने है और वो अचीवेबल भी नजर आता है। देयर आर मेनी सिग्नल्स जो ये बताते हैं कि यस दैट इज अचीवेबल, और उसको हम यू नेवर नो कि हम उसको 2047 से पहले भी अचीव कर ले। ऐसे भी कुछ इंडिकेशंस, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मतलब वो बताते हैं, वो कहते हैं इस बात को। तो ये एक बहुत ही अच्छी सी सिचुएशन है। लेकिन बिमल जैन जी, क्योंकि नंबर 4 इकोनॉमी हम हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम हैं, और जैसा सिद्धार्थ जी ने कहा कि वेरी सून हम नंबर 3 भी होंगे, और इसके लिए लेकिन जब हम प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, हमारे जो अपने टैक्सेस हैं उनके ऊपर तो हम, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, उसमें हम इम्प्रोवाइजेशन भी करते हैं और नीड ऑफ आर्ट जो है उस तरीके से एक्ट और रिएक्ट भी करते हैं। लेकिन साथ साथ में हमारे ऊपर टैरिफ्स भी आते हैं, बाकी और सब चीज़ें भी इम्पोज होती हैं, बिकॉज हम एक तरीके से ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं, और जो बाहर कुछ हो रहा है उसके कुछ इम्पैक्ट्स भी आते हैं। उन सब को आप कैसे डिफाइन करते हैं और उन सब को किस तरीके से समझना चाहिए हमारे व्यूवर्स को? देखिए, ये हम सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं, अपनी GDP की बात करते हैं, तो हमें 2 चीज़ों को संभालना है, अपना कंजम्पशन और हमारी सप्लाई। अगर मेरा कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी होगी तो क्वाइट ऑब्वियस है मेरी इकोनॉमी में डिमांड रहेगी, और डिमांड रहने की वजह से मेरी मैन्युफैक्चरिंग
सप्लाई बढ़ेगी गुड्स की और सर्विसेज की, जिसको हम प्राइमरीली फोकस करते हैं। दूसरा हम इम्पैक्ट ऐसे देखते हैं कि जब हम इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट की बात करते हैं, लाइक जब आपने टैरिफ की बात की तो आपके माइंड में यही आया कि यूएस ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए है, तो हमारे प्रोडक्ट जो यूएस में जाएंगे उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। हाँ, डेफिनेटली मैं कहता हूँ बिल्कुल थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको एक नंबर्स बताता हूँ, व्यूअर्स को नंबर्स बताता हूँ। जब टैरिफ 50% लग गया तो हमारे माइंड में आने लगा कि हमारे लिए इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास मानिए, अगर टैरिफ की वजह से मैं अपने जीडीपी पे इम्पैक्ट देखना चाहूँ तो अराउंड 0.5% टू 0.7% था। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, इस नेक्स्ट जनरेशन 2.0 से जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है वो अराउंड 1% से ग्रो कर जाएगी, यानी 0.5% का इम्पैक्ट टैरिफ की वजह से, यूएस टैरिफ की वजह से, और 1% मेरे नेक्स्ट जनरेशन 2.0 की वजह से, यानी फिर भी मैं इंक्रीमेंटल 0.5% पे बैठा हुआ हूं। तो पहले मैंने आपको यूएस की बात की, लेकिन फिर भी मैं बताऊं इंडिया एज ए कंट्री क्या कर रही है। इवन दो यूएस ने मेरे पर 50% टैरिफ लगा दिया, फिर भी हम यूएस से निगोशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं आपस में एक दो जो दो कंट्री हैं, इन बिटवीन टू नेशंस। हाँ, तो यानी आप देखिए इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ, कितनी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के साथ, आसियान में देख लीजिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और हमारे जो एशियन में भी हमने इन चीजों को आगे किया। अभी चाइना से भी हमने इस पे बात की, और चाइना के साथ भी हमें वर्कआउट कर रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट चाइना को बढ़े, क्योंकि हमने देखा है चाइना से इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट इतना नहीं होता। तो हमने चाइना से बात की कि हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंडिया ने भी इस टैरिफ, जो टैरिफ की वजह से थोड़ा सा थ्रेट आया, हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बदल गई है आज की डेट में। आज हम कंट्री स्पेसिफिक बात करते हैं, निगोशिएट करते हैं, और अपने दम पर उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करते हैं। लेकिन साइन करते वक्त हम ये ख्याल रखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्या सरप्लस है। आप एप्पल का आईफोन ले लीजिए, कितना हम कह रहे थे कि भाई टैरिफ लगने की वजह से हमारा एक्सपोर्ट मार्केट हिट करेगा, कुछ नहीं, बल्कि आप अगर ईयर ऑन ईयर उसका ग्रोथ देखें, टैरिफ लगने के बाद भी मेरा आईफोन का एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो आप ये समझ लीजिए, जहां हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, एप्पल को लाके हमने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, हमने यहाँ पे प्रोडक्शन PLI होता है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को स्टार्ट किया, सेक्टर स्पेसिफिक आइडेंटिफाई किया कि किस सेक्टर में हमें प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, उसके लिए इंसेंटिव की स्कीम डाली। तो जब हम ये सारी बातें करते हैं तो टैरिफ एक वन ऑफ द कंपोनेंट है जिसको आप एनालाइज करते हैं कि मुझे फ्यूचर की स्ट्रैटेजी कैसे अपनानी है, जिसके लिए इंडिया वेल वर्स्ड है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हम सब ने अपना विजन बहुत क्लियर किया। इवन यूएस को भी हमारी बात समझ में आने लगी है कि इंडिया उनकी एक नीड है, इंडिया उनका एक गुड पार्टनर है, इंडिया के साथ उनको सोल्जर टू सोल्जर आगे चलना है। तो मैं ओवरऑल व्यूअर्स को यह बताना चाहूंगा कि जो आज इकोनॉमी में हम थ्रेट देखते हैं, आपको लगा होगा ना कि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से मेरे जीएसटी का कलेक्शन कम हो जाएगा ना। जीएसटी का कलेक्शन अक्टूबर मंथ में 1.96 लाख करोड़ रुपीज है, और अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 4.6% का इंक्रीमेंटल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। यानी आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, अगर किसी प्रोडक्ट के जीएसटी रेट कम हुए अलॉन्ग विथ इनकम टैक्स, 12 लाख तक आप इनकम टैक्स नहीं देते, मैं तो उस पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं जो पॉपुलेशन एक हमारे लो एंड मीडियम रेंज में आता है, 12 लाख तक आप इनकम टैक्स नहीं देते। अब जीएसटी के रेट कम होने से जब कंजम्पशन बढ़ रहा है तो ओवरऑल जो इंपैक्ट की मैं बात कर रहा हूं वो मेरे लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो यानी टैरिफ का जो थ्रेट थोड़ा बहुत दिखा वो है टाइमिंग, बट आने वाले टाइम में जिस
तरीके से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और जीडीपी का जो फोरकास्ट हमने लिया है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम 27 में बनने वाले हैं और विकसित भारत का सपना 2047 जिसको हम अमृत काल की बात कर रहे हैं, विश्वास मानिए इस वजह से हम अचीव करेंगे। मैं आपको एक जस्ट और फैक्ट एंड फिगर्स दूं कि यूएस की जो अब जीडीपी ग्रो करेगी वो 1.8% से करेगी और इंडिया कितने से करेगा? 6.5% से। चाइना कितने से ग्रो करेगी? 4.8 से करेगी और भारत 6.5%, इवन 7%। यानी आने वाले टाइम में जिस लार्जेस्ट इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं 2027 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और 2047 तक हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। एक ये सपना नहीं है, ये रियलिटी है और एज एन इंडियन वी शुड बी प्राउड ऑफ। यस ऑफ कोर्स वी आर प्राउड। लेकिन जो अपोजिशन है वो ये भी कहता है सिद्धार्थ जी कि एक तरह का आई वॉश है, बबल की तरीके से है, व्हाट वी आर विटनेसिंग इज नॉट ट्रू अगर उसको हम ट्रू सेंस में समझना चाहें। बहुत सारी चीज़ों का वो हवाला भी देते हैं उसको लेकर। तो उन सब चीज़ों को क्वैश करने के लिए, उन सब चीज़ों के ऊपर आपका क्या जवाब रहेगा कि क्योंकि रिलेटेबल आंसर मैं चाहती हूँ जो हमारे व्यूवर्स हैं वो समझें कि किसी तरह के ट्रैप में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। द वे वी आर ग्रोइंग, द वे वी आर आर इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, आर जीडीपी इज़ ग्रोइंग, उसका सबके बाद भी वो कैसे किस बेस पर ये कहना चाहते हैं कि ये एक बबल हो सकता है, नहीं है वैसा जैसा कहा जा रहा है। I personally find कि facts are the facts, they themselves speak. अगर कहा जा रहा है कि इंडियन स्टैटिस्टिक्स और इंडियन जीडीपी अगर 6.7% से ग्रो होगी विज़ यूएस जीडीपी जो 1.2 to 1.5% ग्रो होगी, इट क्लियरली डिमार्केट्स कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आईएमएफ ने भी यही बोला है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। जहाँ तक ऑपोजिशन की बात है, आई मीन नॉट अ वेरी पॉलिटिकल कोनोटेशन, बट आई मीन डेमोक्रेसी में हर आदमी को बोलने का हक है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लिबर्टी, जिसके कारण आप बोलते हैं। बट आपको ये पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिवाली के फेस्टिविटी पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बम्पर सेल हुई है जिसके कारण विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट जो अभी तक आज तक हुआ है, दैट क्लियरली डिमार्केट्स कि यस जीएसटी का जो एक ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट है वो एक नॉर्मल लेमैन को मिला है। जो एक स्मॉल कार्स है, टू व्हीलर्स हैं, उस पर एक एक्सेस ऑफ जो डिमांड जो इम्पैक्ट जो आया है वो हमें देखने को मिला है दिवाली पे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारी जो इकोनॉमी है वो रिलेटिवली बेटर कर रही है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो मार्केट्स पे है, जहां आप देख पा रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि आज इतने टैरिफ्स लग गए, आज इंडियन मार्केट्स तब भी रेजिलियंट रहे और एज अ रिजल्ट ऑफ विच लोग आज भी पैसा बना रहे हैं मार्केट्स में। वो इसलिए हुआ बिकॉज एक जीएसटी रैशनलाइजेशन के कारण एक न्यू होप आई, एक न्यू विजन आया लोगों के अंदर। लोगों ने एक जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसको अप्रिशिएट किया that the government is really working in favor of the common man. एक आदमी के कंजम्पशन पैरिटी को बढ़ाने के लिए, इनकम पैरिटी को बढ़ाने के लिए सरकार वाकई में काम कर रही है और ये एक आई वॉश तो बिल्कुल नहीं हो सकता जहां जीएसटी को इस तरीके से रैशनलाइज कर दिया गया है, जिस तरीके से अभी इस प्रोग्राम में भी डिस्कस हो रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो 5% में आ गए जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, और जो आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, उसको उस पे जो जीएसटी है वो भी कम हो गया 5% के आसपास। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए आप देखिए ऑलमोस्ट 0% है बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स पे। तो दिस इज नॉट एन आई वॉश। अगर सरकार वाकई में अगर टैक्सेस कम कर रही है और उसके लिए स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस भी है, जहां ऑफिसर्स देख रहे हैं या पुलिस पर्सनल्स देख रहे हैं कि यस द फाइनल कंज्यूमर्स आर द रियल बेनिफिशियरीज, तो इट कैन नेवर बी एन आई वॉश। तो उससे एक स्टैटिस्टिक्स से एक स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स, एक स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस और स्ट्रॉन्ग डेटा से ये क्लियर कट पता चल रहा है दैट यस, एंड इट इज नॉट ओनली एट अ नेशनल लेवल, ये न्यूज और इंफॉर्मेशन तो एक ग्लोबल लेवल पर है। आईएमएफ अगर इंडिया की फोरकास्ट कर रही है कि जीडीपी 6.7% से बढ़ेगी, तो उसके पीछे जो फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स, पैरामीटर्स, पिलर्स जो वो यूज कर रही है उसमें ये एक बहुत अहम भूमिका निभाएगी कि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया हैज बिकम वेरी
कॉम्पिटिटिव विज़ द आउटसाइड वर्ल्ड, चाहे वो एक डायरेक्ट टैक्स की बात किया जाए, चाहे वो एक इनडायरेक्ट टैक्स की बात किया जाए। ये बात तो हमें भी पता है कि जीएसटी के एडवेंट से बहुत सारे कैस्केडिंग इफेक्ट्स खत्म हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल सेंटर स्टेट की जो रिलेशनशिप्स थी वो स्ट्रांग हुआ, एक फेडरल गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर इंप्रोवाइज हुआ। तो ये चीजें तो 2017 से चली रही है, बट जीएसटी 2.0 ने उस स्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक नए दरवाजे खोले, जहां थ्रू पीएलआई, थ्रू मेक इन इंडिया वो इन बहुत सारे फैक्टर्स को, फीचर्स को अवेल कर सकते हैं। इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो सकती है, और इंडियन इकोनॉमी जो हर बार एक सर्विस या एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमी मानी गई थी, वो एक मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इकोनॉमी बनने जा रही है। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि मेक इन इंडिया एज अ कॉन्सेप्ट अपने में एक कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया, दैट इज अ कंप्लीट फेज, दैट इज अ कंप्लीट फेज। जैसे लंदन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूके ने आज से 200 साल पहले 1700s में इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा था, वो आज इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रही है थ्रू मेकिंग इट्स टैक्स स्ट्रक्चर वेरी कॉम्पिटिटिव। जी जी बिल्कुल। लेकिन विमल जैन जी, एक चीज़ मतलब क्योंकि ये टैक्सेशन और ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी कहा जाता है। जैसे मैं पर्सनली कह सकती हूँ कि सरल फॉर्म मुझे कभी सरल नहीं लगा, मे बी मेरी अंडरस्टैंडिंग उसको लेकर उतनी डेवलप नहीं हो पाई। लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप अब क्या बताएंगे कि जैसे 12 लाख तक का तो है कि आप उस स्लैब में ही नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद के जो स्लैब्स हैं, लेकिन वो उनको मदद भी कैसे करेंगे, और जो बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे जो एक कॉमन लेमैन है जिसकी मे बी की जो इनकम है वो पर मंथ 1 लाख की नहीं है, उसके लिए ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर कि वो बेहद खुश हो सकता है कि ये अब 5% या एक तरीके से नील उसमें आ गए हैं, और उसकी जो लाइवलीहुड है वो कंपैरेटिवली इजी भी हो गई है और वो एनहांस भी हो जाएगी डे बाय डे। देखिए, ये क्वेश्चन आपका नहीं है। अगर हमारे इतने सारे व्यूअर्स अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो भी सोच रहे होंगे कि हमें कैसे समझ में आएगा कि हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन, ईज ऑफ बिजनेस कैसे अराइवेट होगा। तो आज सिंपली आप समझिए, मार्केट में अगर हम कोई भी चीज़ पहले लेते थे, 100 रुपये का मान लेते एक बेस प्राइस, और मान लीजिए उस पर 18% या 12% का जीएसटी रेट लगता था, तो या वो 118 हो जाता था या 112 हो जाता था। अगर वो 5% में आ गया, यानी 12% का स्लैब तो अब है ही नहीं है। और मोस्टली सारे 99% जितने भी प्रोडक्ट 12% पे होते थे वो 5 पे आ गए या नील पे आ गए। यानी इफेक्टिवली जो प्राइस आपकी 112 रुपये होती थी वो अब 105 रुपये हो जाएगी। कुछ वेटेड एवरेज अगर हम कर ले तो 7% की बजाय वो 6.5% पे आ जाएगी। लेकिन आपकी प्राइसिंग ओवरऑल कम हो गई। तो एक समझने का तरीका कि 22 सितंबर से पहले, नवरात्रों से पहले मैं किस प्राइस पे लेता था और नवरात्रि के बाद 22 सितंबर के बाद मेरी प्राइसिंग क्या है। जैसे हमने कार के बारे में अभी बात की कुछ देर पहले कि हमारी स्मॉल कार वर्सेस बिग कार, लार्ज कार जो होती है। स्मॉल कार 28 से 18 हो गई और लार्ज कार जिसके 48% या 50% जीएसटी का रेट था जो 40% हो गया। और आपने बम्पर सेल देखी है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और बम्पर सेल का मतलब कंज्यूमर को तो फायदा हुआ, कंज्यूमर ने तो गाड़ी खरीदी, लेकिन जो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इंडिया में जी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। तो आपने इस पार्ट को भी देखा। जब आप हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते हैं, कई बार हमारा घर हमारा सपना होता है और घर बनाने के लिए सीमेंट एक बेसिक रॉ मटेरियल है। आपको मैं बताऊं, सीमेंट पे जीएसटी का रेट 28% था जिसको अब 18% कर दिया गया। तो आने वाले टाइम में जो हाउसिंग की कॉस्टिंग होगी, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, दर्शकों से ही पूछना चाहूंगा, अगर मेरा रॉ मटेरियल पहले जो 28% पे था और 18% हो जाए तो मेरी ओवरऑल हाउसिंग की प्राइसिंग कम होगी। क्वाइट ऑब्वियस है, कॉस्टिंग और प्राइसिंग दोनों कम होने वाली है। तो जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, अभी सारी चीज हमारी ड्रिवन है जहां पे सीमेंट एक बेसिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर उसके जीएसटी रेट कम हो गए तो मेरी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने वाली है। यानी मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाऊंगा, एक
एक लेसर प्राइस पे कर पाऊंगा तो वो ओवरऑल मेरी जीडीपी को ऐड करती है। लेकिन आपका जो एक क्वेश्चन था, आपने सरल से स्टार्ट किया था कि सरल फॉर्म है, लेकिन मुझे सरल आज तक नहीं लगा। हाँ, क्वाइट ऑब्वियस है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जिस फॉर्म को हम देख रहे हैं वो फॉर्म नाम तो सरल है लेकिन सरल नहीं लगता। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब ये 1 पेजर फॉर्म हो गए हैं और इतनी सिंप्लीफिकेशन के साथ इन फॉर्म के लिए ट्यूटोरियल एजुकेशन भी आपको दी गई है। आप थोड़ा सा अगर मान लीजिए डिफरेंट इनकम टैक्स की वेबसाइट है, अगर आप उस पर जाएं तो वहां पे उन्हें एजुकेशन के लिए आपको बताया हुआ है कि इस फॉर्म में कितनी आपकी 5 बेसिक इनकम होती हैं, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन से। ये सबको मालूम है, बस थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। और क्वाइट ऑब्वियस अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं और आप कंपेयरिंग अदर कंट्रीज की बात करेंगे तो वहां भी आपको फॉर्म होते हैं, उनके पर्टिकुलर्स होते हैं, वो आपको भरने पड़ते हैं। तो मैं जब आपने जैन जी की बात की, जैन जी तो आजकल मैं ये कहूंगा मच एजुकेटेड क्लास है, जिन्हें सब कुछ मालूम है। अगर वो एजुकेटेड क्लास को बिलोंग करते हैं और सरल फॉर्म को अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए वो विंडो ओपन है, जहां वो जाएं, पढ़ें और प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज करें। आपने एक क्वेश्चन अभी बीच में डाला था और सिद्धार्थ जी ने उसका आंसर भी दिया था, बट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा जी कि इन्वेस्टमेंट, जैन जी की बात हो रही थी और हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। आज देखिए, जब पैसा बचेगा तो 2 ही चीजें करेंगे ना आप, या कंजम्पशन करेंगे या उसको घर पे रखेंगे। घर पे कभी मत रखिए। अगर पैसा बचत, आज किसी भी फैमिली की बात ले लीजिए, वो सबसे पहले क्या प्लानिंग करता है, मुझे एक घर खरीदना है। उसके बाद वो क्या प्लानिंग करता है कि मेरी बिटिया है या बेटा है तो उसकी मुझे शादी करनी है। तो क्या वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है, एक सैलरी 1 लाख की भी अगर हम ले लें तो पहले वो देखता है कि मुझे रोजमर्रा की जिंदगी में कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। मैंने 50,000 रुपए का एग्जाम्पल लिया था। 50,000 रुपए जो बच गए वो उसमें क्या करता है, एजुकेशन के लिए खर्च करना। एजुकेशन पे भी अगर आप देखेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस जीएसटी के रेट रैशनलाइज किए गए। दूसरा पार्ट देखिए, जो पैसा बचा उस पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। आपके पास कई ऑप्शन होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट है, आपके पास शेयर मार्केट है, आपके पास डेट है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास म्यूचुअल फंड है। तो आप ऑप्शन देखते हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा कि देखिए, जब मेरा पैसा मैं लगा रहा हूं, जैसा कि ये प्रोग्राम बोलता है पैसा बोलता है, तो मुझे ये तो देखना पड़ता है ना कि मुझे रिटर्न कहां ज्यादा मिलेगा। हम बाजार में भी सामान खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 2 दुकान 3 दुकान जाते हैं, प्राइसिंग अराइवेट करने की कोशिश करते हैं। और दर्शकों को मैं ये भी बताऊं, अगर आपको लगे कि जीएसटी रेट रिडक्शन की वजह से आपको बेनिफिट नहीं मिल रही है तो गवर्नमेंट ने अपनी टोल फ्री लाइन लॉन्च की हुई है। आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। आप पिक्चर लीजिए, प्राइसिंग का फोटो लीजिए और कंप्लेन कीजिए। अगर जहां तक मैंने देखा है, इंडस्ट्री ने ये सारी बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन की है, लेकिन फिर भी कहीं भी आपको लगता है कि रेट रिडक्शन की बेनिफिट नहीं मिली, आपको टोल फ्री नंबर उनकी साइट दी गई है, आप वहां कंप्लेन फाइल कीजिए। तो ओवरऑल हमने आज ये डिस्कस करने की कोशिश की और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और हमारी इकोनॉमी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, हम आने वाले टाइम पे हमारा भारत विकसित भारत बनेगा। बिल्कुल। और कंक्लूडिंग रिमार्क मैं सिद्धार्थ जी आपसे लेना चाहती हूँ। जैसे हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, एंड व्हाट वेल्थ इज देन? वेल्थ इज़ अ रियल एसेट। मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ इज़ रियली वेल्थ, दैट इज़ वेरी ट्रू। और क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, देखो अगर आप जीएसटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आज इतने इम्पॉर्टेंट मेडिसिन पे 0% जीएसटी हो गया, या फिर इतने सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स पे 18% से घट के 5% जीएसटी हो गया। तो इन दैट केस उस हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने के लिए ही सरकार ने ये स्टेप्स उठाए हैं जो डायरेक्टली मैनिफेस्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। सो इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी का ये जो स्टेप सरकार ने लिया है इन टर्म्स ऑफ इट्स न्यू टैक्स रिफॉर्म्स, और वो भी उस समय जब इस इकोनॉमी को, कंजम्पशन को स्पर करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी, वहाँ सरकार ने ये जीएसटी के माध्यम से और इनकम टैक्स के माध्यम से जो लहर दौड़ाई है, उससे क्लियर कट ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि सेंटर की जो एक सरकार है वो प्रो गवर्नमेंट, प्रो इंडस्ट्रीज़ है, प्रो कॉमन मैन है, चाहे वो एक एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, चाहे वो एक
फार्मा के सेक्टर से हो, चाहे वो टेक के सेक्टर से हो, चाहे वो एक सक्सेसिव जनरेशंस के सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जहाँ जेनजीज की हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जीएसटी इज अ सिंप्लीफाइड टैक्स. It is overly simplified now because now there are no 4 tax structures, there are only 2 tax structures, and this is one of the biggest steps जो आज हमारे हिस्ट्री में दर्ज होगा कि इस देश ने इतना बड़ा स्टेप उठाया अपने लोगों के लिए और अपनी इकोनॉमी के लिए उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, आप आए स्टूडियो में और इतनी इम्पोर्टेंट आपने हमारे व्यूवर्स को इन्फॉर्मेशन दी। बिमल जैन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और सरल को और सरल करने के लिए, और अलावा इसके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर वो उनके बहुत ही काम आएगी और बहुत अच्छे से जीएसटी को भी उन्होंने समझा होगा, और जीएसटी में जो ये इम्प्रोवाइजेशन हुआ है 2.0 जिसको हम कह रहे हैं, उसके बारे में भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो आपको कैसा हमारा ये प्रोग्राम लगा, आप हम तक अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल का पता है hopdurdu@gmail.com। इसी के साथ पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। 2014 से जब मेरे को पता चला कि मैं दिल्ली की हवा से घायल हुआ हूँ, तो फिर मैंने कैंपेन शुरू किया आवर राइट टू ब्रीथ, अवेयरनेस क्रिएट करने का वायु प्रदूषण के बारे में। कभी कभी एक इंसान की सांसों की तलाश धरती के लिए जिंदगी की राह बन जाती है। जयधर गुप्ता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। भारत के हर राज्य में गांवों तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर।